नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे खनिज उद्योग एक लुटेरी अर्थव्यवस्था है, यानी रोबर इकोनॉमी। रोबर इकोनॉमी किस प्रकार से है? क्योंकि खनिजों का दोहन एक बार करने के बाद में पुनः उसी स्थान पर वह स्थिति नहीं बन सकती। तो ब्रुन्स महोदय ने बताया कि खनन उद्योग एक लुटेरी अर्थव्यवस्था है। माइनिंग एक रोबर इकोनॉमी है। खनिज पदार्थों में जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोल, सोना, इनका निर्माण भूगर्भ में पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा करोड़ों वर्षों में हुआ है। मानव द्वारा इन खनिज पदार्थों को खानों से बाहर निकाल लेने के बाद खनिज पदार्थ सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। मानव की क्रियाओं के द्वारा खेती की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं या वन काटने के बाद फिर उगाए जा सकते हैं, परंतु खनिज संपत्ति को एक बार प्रयोग कर ली जाती है तो वह सदैव के लिए, हमेशा के लिए कम हो जाती है। मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा खनिजों की क्षति की आपूर्ति नहीं कर सकता। प्रकृति भी उन खनिजों को वहीं दोबारा उसी स्थान पर शायद नहीं बना सकती, और यदि बना सकती है तो उतनी मात्रा बनाने में फिर करोड़ों वर्ष का समय लगा लेती है। तब तक पृथ्वी पर मानव निवास रहेगा या नहीं, अथवा किस दिशा में रहेगा और कौन, इस चीज़ को कौन जानता है। अतः खनिज एक लुटेरी अर्थव्यवस्था है। खनिजों का आर्थिक प्रभाव क्या है? खनिजों को खान से निकालते रहने पर एक समय भविष्य में ऐसा आएगा कि उसके भंडार हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान काल में भी जैसे जैसे खनिजों को प्राप्त करने के लिए खानों में अधिकाधिक गहराई की ओर जाना पड़ता है, वैसे ही खनन उद्योग का व्यय और लागत बढ़ते जाते हैं। ऐसी दशा में संसार के अन्य खनिज क्षेत्रों और उत्पादकों से बाजार में प्रतिस्पर्धा अर्थात होड़ रहती है। कभी कभी खान को अत्यधिक गहराई पर खोदने से इतना अधिक व्यय हो जाता है कि घाटे के कारण उसे खोदना बंद कर देना पड़ता है। खनिजों की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए टैरिफ टैक्स की दरों व नियमों, मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ावों, संपत्ति स्वामित्व के कानूनों और उत्पादन नियंत्रण की दशाओं को जान लेना आवश्यक होता है। बाजार में खनिजों की मांग, उनके उपयोग, उनके गौण उत्पादन और मूल्यांकन के कारकों को ठीक प्रकार से जान लेना आवश्यक होता है। किसी खनिज की नई खानों की खोज हो जाने का उसके मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। उसका मूल्य गिर जाता है क्योंकि वो वस्तु और बढ़ जाएगी। यदि वैज्ञानिक किसी खनिज का नया उपयोग खोज निकालते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाने से मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कोयले का प्रभाव उद्योगों के स्थानीयकरण को नियंत्रित करने में होता है। जल शक्ति से कोयले का प्रभाव क्षीण हो जाता है क्योंकि एनर्जी संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन का विकल्प हो गया हो। इस्पात से अन्य मशीनें, औजार आदि बनाए जाते हैं। अतः लोहे और इस्पात के उत्पादन से किसी देश की आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को मापा जा सकता है। युद्ध काल और शांति काल में लोहे तथा इस्पात की आवश्यकता औद्योगिक विकास के लिए होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और पश्चिमी यूरोपीय देश अपनी खनिज संपदा के विकास द्वारा ही इतनी आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक उन्नति कर सकते हैं। ये सब खनिजों से ही संभव हुआ है। जिन क्षेत्रों में कोई खनिज संसाधन प्राप्त हो जाते हैं वे बहुत जल्दी धनी हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना कि कच्चे तेल का उत्पादन, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, ये यूरोपीय इसमें अरब कंट्री में खूब निकलता है। तो अरब कंट्री वाले लोग प्रथम महायुद्ध से पूर्व काफ़ी निर्धन रहे, लेकिन जब से वहाँ खनिज तेल की प्राप्ति हो गई
कुछ ही वर्षों में वहाँ पे नई नई सड़कें, नगर, मोटर गाड़ियाँ, रेडियो, टेलीफोन, परिवहन, सिनेमा घर और वर्तमानकालीन जीवन सिक्कों की पूरी स्थापना हो गई। इसके विपरीत खनिज संपत्ति समाप्त हो जाने पर आर्थिक दशा में भी गिरावट आ जाती है जिसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का नेवादा का क्षेत्र है। वहाँ पे खनिज समाप्त हो गए। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो देखने में तो महत्वपूर्ण नहीं लगते, परंतु उनकी कमी होने पर वर्तमान उद्योगों में उनका बड़ा महत्व मालूम होता है। जैसे गंधक इसी प्रकार का खनिज है। इससे निर्मित गंधक का तेजाब बहुत से रासायनिक उद्योगों में आवश्यक होता है। केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण और विनाशकारी युद्धों से संसार में कुछ खनिजों का अभाव होने की आशंका है। लोहे और इस्पात उद्योग में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन कौन से? मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल और टंगस्टन, इन सबका मिक्स रूप कमी किसी भी औद्योगिक राष्ट्र के लिए सोचनीय दशा उपस्थित कर देती है। ये तो हो गया खनिजों का आर्थिक प्रभाव। अब देखते हैं खनिजों के सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं। खनिज क्षेत्रों और खानों तक पहुंचने के लिए सड़कें, रेल मार्ग, मोटर मार्ग आदि बनाने होते हैं। खानों के समीप बड़े बड़े नगर बस जाते हैं। जैसे कालगुल्ली और गुलकार्डी, जो ऑस्ट्रेलिया में सोना निकलता है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो सोने के खाने हैं कालगुल्ली, गुलकार्डी, वहाँ तक 560 किलोमीटर लंबी पाइपों के द्वारा जल पहुँचाया जाता है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तांबे, टिन आदि खनिजों को प्राप्त करने के लिए मशीनरी तथा आवश्यक सामग्री वायुयान तक द्वारा पहुंचाई गई थी। उसके लिए पर्वतों पर भी वायुयानों के हवाई अड्डे बनाने पड़े थे। यानी एंडीज पर्वत पर टिन वगैरह आदि तांबा वगैरह पाया मिला वहाँ। ये सांस्कृतिक प्रभाव है। खनिज संपत्ति के समाप्त हो जाने पर खान को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो रह जाएगी। वहाँ पर बसी हुई मानव बस्ती को जीविका निर्वाह का कोई अन्य साधन अपनाना पड़ता है, वरना उस बस्ती को ही छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार खनन व्यवसाय एक प्रकार की चलवास्ता भी है। जब तक खान में खनिज निकलेगा तब तक लोग रहेंगे, निकलना बंद हो जाएगा, छोड़ देंगे, अन्यत्र चल देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में इसके अनेकों उदाहरण हैं। कृषि, उद्योग और व्यापार पर आधारित नगरों की अपेक्षा खनिज कस्बे अस्थायी होते हैं। अस्थायी होंगे, खान निकलेगी तब तक स्थायी बने रहेंगे। खनिज समाप्ति पर वे प्राय उजाड़, जिनको घोस्ट टाउन यानी भूथा नगर भी कहते हैं, बन जाते हैं। लोग वहाँ से स्थानांतरण करके जीविका निर्वाह के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवादा की भी यही दशा हुई। वहाँ वह धनी बस्ती बनकर कंगाल हो गया। ये भी सांस्कृतिक महत्व है। खनिजों के खनन और उपयोग संबंधी आविष्कारों और खोजों से विभिन्न देशों में ज्ञान वृद्धि होती रहती है, क्योंकि उसके लिए कई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है। एक देश में हुई वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी उन्नति से दूसरे देश को भी वे भी लाभ उठाते हैं। इससे पारस्परिक सांस्कृतिक संपर्क बढ़ते हैं। ये हो गया सांस्कृतिक लाभ खनिजों से। अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है खनिजों का? खनिज संसाधनों का वितरण इतना विषम है, सबने जगह नहीं पाए जाते, कि कोई भी राष्ट्र यह नहीं कह सकता कि उसके पास सभी खनिज आवश्यक मात्रा में मौजूद है। इससे राष्ट्रों में परस्पर व्यापार
और अंतर्राष्ट्रीयता की निर्भरता रहती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से आयात निर्यात करेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, लोहा तथा अन्य युद्ध नीतिक महत्व के खनिजों के स्वामी राष्ट्र बलवान होते हैं। कोई भी राष्ट्र तब तक सबल नहीं हो सकता जब तक कि उसके बाहरी उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात और रसायन का विकास नहीं हुआ हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी आदि की शक्ति का आधार उनकी विशाल खनिज संपदा ही है, जो संपन्न इसलिए है कि उनकी खनिज संपदा काफ़ी रिच है। ये राजनीतिक प्रभाव है। कुछ देश ऐसे होते हैं कि उनमें खनिज संपत्ति को प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु आवश्यक पूंजी, वैज्ञानिक दक्षता और प्रबंधन क्षमता नहीं होती। जैसे अफ्रीकी देशों में, दक्षिण अफ्रीका में रोडेशिया तथा दक्षिण अफ्रीकी संघ में प्रचुर सोना, कोयला, प्लेटिनियम, हीरा आदि संपत्ति थी, परंतु विज्ञान और पूंजी की कमी थी। इस प्रकार के देशों में विदेशी आक्रांताओं, उपनिवेशकों या व्यापारियों के द्वारा खनिजों को मानव उपयोग में लाया जाता है। दूसरे लोग आकर इनका उपयोग करते हैं। इराक, ईरान, अरब, कुवैत के खनिज तेल को अंग्रेज़ों और अमेरिकन कंपनियों ने मोल लेकर प्रयोग किया। ये पॉलिटिकल प्रभाव है। अब खनिज संसाधन का सामरिक महत्व क्या है, यानी युद्ध के हिसाब से प्रत्येक राष्ट्र की औद्योगिक, सैनिक, सामरिक शक्ति खनिज संसाधनों पर निर्भर करती है। यदि कोई राष्ट्र अपने लोहा इस्पात के आधार पर भारी संख्या में युद्ध के तोपें, टैंक, कवच गाड़ियाँ, ट्रक, मोटर गाड़ियाँ आदि बना लेता है, एल्यूमिनियम से वायुयान बना लेता है, परंतु यदि उस राष्ट्र के पास पेट्रोलियम नहीं है तो चालक शक्ति के अभाव में टैंक, वायुयान बेकार पड़े रहेंगे और उनकी सैन्य शक्ति निर्बल हो जाएगी। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध वायुयानों द्वारा लड़ा गया था। इस महायुद्ध में जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण वहाँ की पेट्रोल की कमी थी, क्योंकि उनके वायुयान तथा भूमि पर लड़ने वाली सेनाओं के लिए प्रत्येक डिवीजन को प्रतिदिन 15,300 गैलन पेट्रोलियम की आवश्यकता होती थी। तो देखो, उसके अभाव में वो हारा। संयुक्त राज्य और ब्रिटेन संसार के अधिकांश तेल क्षेत्रों पर अधिकार के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि रिच कंट्री है। उन्होंने अरब, कुवैत, इराक, ईरान, वेनेजुएला आदि के तेल क्षेत्रों के ठेके लिए हैं। संयुक्त राज्य तथा रूस के अधिकार में भी पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। फिर भी वह अपने पड़ोसी राज्यों जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, अल्बानिया और ईरान के तेल क्षेत्रों में अपनी रुचि रखता है। इन तथ्यों से प्रकट होता है कि पेट्रोलियम के स्वामित्व से आत्मरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा बनी रहती है। कभी कभी खनिजों की प्राप्ति के लिए युद्ध भी हो जाते हैं। जर्मनी के पास कोयले के भंडार है, परंतु लोहे की कमी है। जर्मनी में पड़ोसी देश लग्जमबर्ग में के लोहे को अपने आधिपत्य में कर लिया है। अब युद्ध के खनिज, सामरिक महत्व के खनिज कौन कौन से होते हैं? युद्ध की आवश्यकताओं तो को देखते हुए प्रत्येक देश या राष्ट्र के खनिजों को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला, जो एसेंशियल, जैसे अनिवार्य खनिज कौन से हैं, जो उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जैसे जो देश पर्याप्त मात्रा में और देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जैसे भारत में कोयला, लोहा, तांबा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, अब्रक और क्रोमियम। ये तो एसेंशियल हो गए। दूसरा होता है क्रिटिकल, क्रांतिक खनिज, जो युद्ध के लिए आवश्यक हैं और जो देश के अंदर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु वे विरल मात्रा में कम है। जिसकी बात कर ले एम्बेस्टस, ग्रेफाइट और यूरेनियम। और तीसरा जो महत्व का खनिज है वो है स्ट्रेटेजिक, रणनीति वाले, सामरिक महत्व के खनिज, जो युद्ध के लिए अनिवार्य हैं और देश के बाहर से मंगाए जाते हैं, जैसे भारत के लिए पेट्रोल, सीसा, पारा, टंगस्टन, निकेल और जस्ता। प्रत्येक राष्ट्र के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार ये तीनों सूचियाँ भिन्न होती हैं।
भारत के पास मैंगनीज और अभ्रक बहुत है, परंतु पेट्रोल कम है। संयुक्त राज्य के अमेरिका में पेट्रोल तो बहुत है, लेकिन मैंगनीज और अभ्रक नहीं है। मूल खनिजों यानी कि मिनरल्स के ऊपर राष्ट्रों में परस्पर प्रतिद्वंदिता रहती है। लोहा मिश्रित खनिजों धातुओं के बिना इस्पात नहीं बन सकता, और इस्पात के बिना कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। अभी आता है कि आणविक खनिजों का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है। एटॉमिक मिनरल्स का द्वितीय महायुद्ध में प्रयुक्त हुए अणुबम से सिद्ध हो गया कि अब युद्ध की पुरानी आवश्यकताओं में महान परिवर्तन हो रहे हैं। भूतकाल में कोई भी राष्ट्र अनिवार्य खनिजों के बिना युद्ध नहीं जीत सकता था, परंतु वर्तमान काल में कोई भी राष्ट्र अणुबम्बों की सहायता से अनिवार्य खनिजों के बिना भी युद्ध जीत सकता है, क्योंकि आणविक लड़ाइयाँ में जीत सकता है वो। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पूरे संसार के दो बड़े शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और रूस ही माने जाते थे। संसार में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्रों में परस्पर मेल और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि खनिज जो है, खनन, उसको ये लुटेरी अर्थव्यवस्था है, जो एक बार काम में लेने के बाद दोबारा बढ़ने में काफ़ी समय लगता है। इस प्रकार से खनन एक लुटेरी अर्थव्यवस्था का टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।